अमेरिका से टैरिफ पर एक नया ऐलान किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने दवा कंपनियों पर निशाना साधा है। ऐसे में फार्मा सेक्टर पर 100% अब टैरिफ लगा दिया गया। अमेरिका में कंपनी नहीं होने पर टैरिफ लगेगा, ये कहा है ट्रंप ने। एक नया और एक बड़ा ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से ये नया टैरिफ लागू हो जाएगा। बढ़े टैरिफ से भारत को बड़े नुकसान की आशंका। आपको बता दें कि भारत से कुल 31% फार्मास्यूटिकल निर्यात करता है अमेरिका। ऐसे में भारत को एक बड़े नुकसान की भी आशंका यहां पर व्यक्त की जा रही है। अमेरिका से टैरिफ पर यह बड़ा ऐलान किया गया है। 100% जो दवा कंपनियों पर टैरिफ है वो यहां पर लगाने की बात सामने आ रही है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो नया टैरिफ बम फोड़ा है उसका असर 5 दिन बाद दिखने भी लगेगा। सबसे ज्यादा असर फार्मास्यूटिकल, किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी पर इसका असर देखने को मिलेगा। और आइए अब आपको हम दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस पर कितना टैरिफ यहां पर लगाया गया है और किस पर सबसे बड़ा असर यहां पर देखने को मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि फार्मास्यूटिकल पर 100% टैरिफ लगाया गया है। इसका मतलब जो दवा अमेरिका में नहीं बनी होगी, जिसकी कंपनी नहीं होगी, उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, चाहे वो ब्रांडेड हो या फिर पेटेंटेड हो। ऐसे में किचन कैबिनेट्स पर भी 50% टैरिफ लगेगा। बाथरूम वैनिटी पर भी 50% टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। आपको बता दें जो फर्नीचर है उस पर भी 30% टैरिफ यहां पर लगा दिया गया है। असबाब वाला फर्नीचर पर 30% टैरिफ लागू हो जाएगा कुछ ही दिनों के बाद। और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने की भी बात सामने आ रही है। इस टैरिफ का जो असर है 1 अक्टूबर से देखने को मिलने लगेगा। यह माना जा रहा है कि भारत पर इसका बड़ा असर होगा। और नेशनल ब्यूरो एडिटर आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, एक बार फिर से देखिए, अमेरिका की तरफ से ये टैरिफ वाला जो बम है वो फोड़ा गया है। कुछ दिनों बाद ये लागू हो जाएगा। भारत पर इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे? देखिए, जैसा आप बता रही थी, ये बहुत बड़ा फैसला है। 100% इस तरह से जो उन्होंने टैरिफ लगाने का फैसला किया है वो उसका बहुत मैक्सिमम इम्पैक्ट भारत पर आना है। आपने आंकड़े बताए, 31% किस तरह से भारत से दवाइयां वहां सप्लाई करी जाती हैं। 27.9 बिलियन वर्थ फार्मा एक्सपोर्ट्स हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर हम बात करें। और शुरुआती महीनों की बात करें फर्स्ट हाफ की 2025 में, तो तकरीबन $3.7 बिलियन की दवाइयां भारत से अमेरिका गई हैं। ऐसी सूरत में जिस तरह का फैसला लिया गया है, निश्चित तौर पर हमें पता है बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं फार्मा कंपनीज, वो लगातार इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाती है। ऐसे में इस तरह से इंपोर्ट टैरिफ्स लगाना निश्चित तौर पर बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता है भारत की दवाई कंपनियों के लिए। और खास करके देखिए, अमेरिकी जो नागरिक है वो कॉम्प्लेक्स जेनेरिक जो मेडिसिन होती हैं, चाहे वो इनहेलर्स हो, इंजेक्टेबल्स हो, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस हो, सस्पेंशंस हो, या फिर स्पेशली जो स्पेशलिटी मेडिसिन है जो हाई एंड, जो बड़े डिजीज को, मर्ज को एड्रेस करने के लिए होती हैं, इन सब पर डिपेंडेंट है अमेरिकी नागरिक भारतीय कंपनियों को। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना है और भारत की तरफ से जो दवाइयां जाएंगी वो काफी महंगी भी हो सकती हैं। बिल्कुल, एक बड़ा इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। हमारे साथ नेशनल ब्यूरो के एडिटर आशीष कुमार सिंह जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया है कि किस प्रकार से भारत पर इसका असर देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा ऐलान अमेरिका की तरफ से यहाँ पर किया गया है। ऐसे में इसका क्या और असर होगा, तस्वीरों के साथ हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात करेंगे। बिहार की झांकी आरा में दुर्गा पूजा पंडाल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल नजर आया जब बाइक से आए 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। आनन फानन में मौके पर मौजूद लोग घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसका इलाज शुरू किया। युवक के पैर से गोली निकाल दी गई है और अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि आरा के नरही गांव में दुर्गा पंडाल में किसी विवाद के चलते 3 बाइक सवार बदमाश किसी युवक की तलाश में पहुंचे थे। जब युवक नहीं मिला तो वहां खड़े पीड़ित युवक पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं पुलिस ने फायरिंग मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 2 की तलाश में दबिश दी जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मऊ में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बाइक चला रहे युवक का दोस्त ने गला रेता
चाकू से दोस्त की हत्या का प्रयास किया गया। संतुलन बिगड़ने से बाइक से दोनों युवक नीचे गिर गए, जिसका वीडियो भी देखिए सामने आया है। घायल युवक ने भागकर अपनी जैसे तैसे यहां पर जान बचाई है। दर्दनाक वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलती बाइक पर गला रेतने की कोशिश की गई, लेकिन बाइक का संतुलन बिगड़ता है। दोनों युवक बाइक से नीचे गिर जाते हैं। स्थितियों को भागता है युवक और इन्हीं स्थितियों को देखते हुए वो वहां से भागने का प्रयास करता है और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। घायल युवक ने अपनी भागकर जान बचाई है और ये पूरी वारदात वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। मऊ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात का समय है, ज्यादा भीड़ यहां पर नहीं है, कुछ ट्रैफिक है, लेकिन जैसे ही ये जो बाइक है वो आगे बढ़ती है, पीछे वाला युवक बाइक चला रहे युवक पर धारदार हथियार से यानी कि चाकू से हमला करता है। उसकी गला रेतकर हत्या का प्रयास यहां पर करता है, लेकिन बाइक का संतुलन बिगड़ता है। दोनों नीचे गिरते हैं और युवक अपनी भागकर जान बचाता है। पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से मिल रही है, जहां पर एएसपी के साथ लूट की वारदात हुई है। एएसपी का मोबाइल छीनकर लुटेरे भाग निकले। लूट के बाद एएसपी को रेलवे ट्रैक पर धकेल दिया। फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुई है। गिरने से एएसपी के हाथ की हड्डी टूटी, उनका फ्रैक्चर हो गया है। एएसपी प्रेमचंद सिंह का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लूट के बाद एएसपी को रेलवे ट्रैक पर धकेल दिया। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशांक, बिहार के पटना में एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और अब तो एएसपी के साथ लूट की वारदात हुई है। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर से जो है वो सवाल उठ रहे हैं। इस बार तो निशाने पर पुलिस वाले ही हैं। आपको बता दें, PNP 16 में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी प्रेमचंद सिंह लूटपाट की घटना में जो है वो घायल हो गए हैं। 30 सितंबर की रात वो फुलवारी शरीफ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थे। फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी जो है कुछ लुटेरे आए और उनका मोबाइल छीनकर भागने लगे। उन्होंने विरोध किया, उसको पकड़ने की कोशिश की, तो लुटेरों ने उनको जो है रेलवे ट्रैक पे जो है वो धकेल दिया है। इस दौरान वो बुरी तरह से घायल हुए हैं। पटना के एक अस्पताल में जो है उनका इलाज चल रहा है। FIR जो है 23 तारीख को जो है वो दर्ज की गई है और आरोपियों को पकड़ने के लिए जो है लगातार छापेमारी जो है इस मामले में चल रही है। और आपको बता दें, इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय भास्कर रंजन के नेतृत्व में जो है टीम भी जो है गठित की गई है। ठीक शशांक, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। पुलिस पूरे मामले की इसमें जांच कर रही है, छापामार कार्रवाई भी की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि राजधानी पटना में बंदूक की पूरी फैक्ट्री खोल दी। जब पुलिस को इस मामले की खबर मिली तो छापा मारते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया गया। कट्टा, कारतूस और ड्रिल मशीन के साथ बंदूक बनाने का हर वो सामान है जो एक असला फैक्ट्री में होता है। ऐसी ही एक फैक्ट्री पटना में सिस्टम की नाक के नीचे चल रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी खबर तब लगी जब उसने बाइक पर अवैध हथियारों के साथ कुछ बदमाशों को पकड़ा, पूछताछ की। तब जाकर पुलिस को इस अवैध फैक्ट्री के बारे में पता चला, जिसके बाद पुलिस छापा मारने पहुंची तो उसे फैक्ट्री से 6 देसी बंदूकें, दर्जनों जिंदा कारतूस, ड्रिल मशीन और हथियार बनाने का सामान मिला। अगर पुलिस की माने तो मिनी गन फैक्ट्री चलाने वाले आरोपी समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की माने तो गिरोह बड़े पैमाने पर हथियारों को बनाकर बिहार के अलग अलग शहरों में इनकी सप्लाई कर रहा था। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ऐसे कितने हथियार हैं जो इस फैक्ट्री में बनाए गए और उनका इस्तेमाल बिहार में हुए अपराध में किया गया। दिल्ली पुलिस ने 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से दिल्ली में ये बांग्लादेशी रह रहे थे। यूरोप जाने की फिराक में थे बांग्लादेशी नागरिक। वीजा नहीं मिलने पर दक्षिण पश्चिम जिले में रह रहे थे। FRRO ने भारत से भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यूरोप जाने की फिराक में ये बांग्लादेशी नागरिक थे जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। वीजा नहीं मिलने पर दक्षिण पश्चिम जिले में रह रहे थे। FRRO ने भारत से भेजने के लिए कार्रवाई अब शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर दिया है। अमेरिका में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बेइज्जती की खबर सामने आई है। जी हां, ट्रंप ने शहबाज को लंबा इंतजार करवाया है। 1 घंटे के इंतजार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ मुलाकात की है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और शहबाज की मुलाकात हुई, लेकिन यहां पर लंबा इंतजार डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है।
आपको बता दें कि 24 सितंबर को ट्रंप और शहबाज की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान शहबाज के साथ आसिम मुनीर भी थे। आपको बता दें कि आज शाम यूएनजीए में शहबाज शरीफ को भाषण देना है, लेकिन अमेरिका में एक बार फिर से शहबाज शरीफ की कहीं ना कहीं बेइज्जती का मामला सामने आया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंबा इंतजार मुलाकात के लिए करवाया। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे दिल्ली की, जहां के सीलमपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात एक 15 साल के लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, वो खुद भी एक नाबालिग है। बताया जा रहा है कि मृतक करण का आरोपी के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदला लेने के मूड में आरोपी ने घात लगाकर करण पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसके बाद करण को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, जो 13 साल का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से वो चाकू भी बरामद किया है जिससे हमला किया गया था। लेकिन घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, क्योंकि जिस जगह करण की चाकू मारकर हत्या की गई वो सीलमपुर पुलिस चौकी के पास थी। इसीलिए लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को काबू में कर लिया। आज तकरीबन गुरुवार रात 8 बजे के आसपास का मामला ये बताया जा रहा है, जहां पर जो आरोपी है उसके जो है वो नाबालिग बताया जा रहा है। और अब खबर है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, जहां पर भालू के एक झुंड ने जमकर तांडव मचाया। लोगों ने छत पर चढ़कर भालू के हमले से अपनी जान बचाई। अब इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, देखिए। कोई हलचल नहीं है, सब कुछ सामान्य है। अचानक एक भालू आता है और काले रंग का छाता लेकर आ रहे शख्स पर हमला बोल देता है। यह शख्स छाते से ही अपनी जान बचाता है और भालू को भगाता है। जैसे ही हमला होता है, पास ही चल रहे बाकी 2 और लोग भी सतर्क हो जाते हैं और भालू को भगाने की कोशिश करते हैं। भालू पास में खड़ी एक गाड़ी के पीछे जाकर कहीं गायब हो जाता है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें घर के अंदर एक भालू बैठा हुआ है। काफी देर तक ये ऐसे ही बैठा रहता है, फिर ये उठता है और घर में उथल पुथल मचाने लगता है। ये घटना है कोयम्बटूर जिले के वॉलपराई गांव की, जहां इस घटना के बाद दहशत है और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक अजगर की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बन गया, क्योंकि अजगर का रेस्क्यू करने के लिए पहुंची वन विभाग की टीम अजगर को पकड़ने में असफल रही। गांव में एक पेड़ से लिपटे अजगर को पकड़ने जब वन विभाग की टीम पहुंची तो एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि ग्रामीणों के लिए राहत हो गई हो, लेकिन डर का माहौल तब पैदा हो गया जब घंटों की मशक्कत के बाद भी वन विभाग की टीम खाली हाथ रही। दिन से लेकर शाम हो गई, लेकिन अजगर पकड़ा नहीं जा सका, क्योंकि शाम को पेड़ से तो अजगर को नीचे गिरा लिया गया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर अजगर वहां से कहीं और चला गया और रेस्क्यू फेल हो गया, जिसके बाद से गांव के लोग डर के साए में हैं। अजगर का कुछ अता पता नहीं चल रहा। गांव में अजगर से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। ये पूरा मामला नरसिंहपुर के गांव शाहपुर का बताया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में ऐसे मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की जा रही है जो होलसेल के लाइसेंस पर रिटेल का काम कर रहे हैं, और इसी को लेकर एक बड़ा एक्शन ऊधम सिंह नगर में भी देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम चेकिंग करने मेडिकल स्टोर पर पहुंची तो पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। सबसे ज्यादा टेंशन उन मेडिकल स्टोर की बढ़ी हुई थी जो होलसेल की आड़ में रिटेल बिक्री कर रहे थे। मुख्यतः हम लोगों ने ये देखा है कि होलसेल लाइसेंस पे रिटेल का व्यवसाय कर रहे हैं मेडिकल स्टोर। कार्रवाई के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 18 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया, जिनमें 4 स्टोर्स का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और 3 स्टोर को सील कर दिया गया। वहीं बाकी के स्टोरों को नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दरअसल ग्राहक होलसेल मेडिकल स्टोर पर इस उम्मीद से जाते हैं कि उन्हें किफायती दामों पर दवा मिलेगी, लेकिन ये मेडिकल स्टोर ज्यादा मुनाफे के चक्कर में उन्हें रिटेल में दवा बेचते थे। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक परिवार ने लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की लोग मांग कर रहे हैं।
परिवार का आरोप है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उनकी बेटी डॉक्टर रोहिणी को प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और फिर धोखा दे दिया, जिससे उनकी बेटी आहत हुई है। वो कोई गलत कदम न उठा ले, उससे पहले चंद्रशेखर पर कार्रवाई की मांग की है। मैं तो सरकार से यही बोलना चाह रही हूँ कि बस उस चंद्रशेखर पे एफआईआर दर्ज हो और उसको जेल पहुंचाए। पीड़िता के पिता ने भी आरोप लगाते हुए सरकार और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। दिल्ली पुलिस से मांग करी, उसके बाद भी 3 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज ये स्थिति आ गई। वो कह रही कि पापा ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा। वहीं पीड़िता रोहिणी ने भी सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर के कई पोस्ट किए हैं और उनके जरिए चंद्रशेखर पर कई आरोप लगाए हैं। हालांकि इन तमाम आरोपों के बाद चंद्रशेखर की तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। वहीं बिहार के समस्तीपुर में पिछले दिनों हुई हत्या का मामला अभी सुलझ भी नहीं पाया और एक हत्या का नया मामला सामने आ गया है, जिसकी वजह से इलाके में अब दहशत का माहौल है। बेखौफ बदमाशों ने सातनपुर गांव के पास करिहारा पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। परिवार में मातम पसर गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर घटना स्थल का जायजा लिया। एफएसएल की टीम ने कई सबूत इकट्ठे किए। बताया जा रहा है कि मुखिया मनोरंजन गिरी करिहारा पंचायत से सातनपुर चौक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पानी की टंकी के पास घात लगाए बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया और गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी है। वहीं वारदात से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं यूपी के आजमगढ़ में एक दर्दनाक वारदात ने पूरे ही इलाके को दहला दिया। 7 साल के मासूम की हत्या कर उसके शव को बोरे में भरकर घर के सामने लटका दिया, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने 12 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 7 साल के शाजेब अली की जिस तरह से हत्या की गई और जिस तरह उसके शव को घर के बाहर लटकाया गया, उससे लोगों में आक्रोश था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को मृतक के परिजनों के पास फिरौती के लिए एक कॉल आई थी, लेकिन इसी बीच शाजेब की लाश बोरे में मिली तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शैलेंद्र उर्फ मंटू और संदीप निगम को खेमऊपुर के पास हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। शैलेंद्र के दोनों पैरों में तो संदीप के एक पैर में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस बाकी के आरोपियों की तलाश में जुटी है। परिवार ने हत्या का आरोप एक ऐसे युवक पर लगाया है जो अक्सर बच्चे के साथ खेलता था और उसे अपने साथ ले जाता था। बच्चे की मां ने सरकार से गुहार लगाते हुए हत्या करने वाले पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की है। यूपी के सीतापुर में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को महिला पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके जवाब में अब कार्रवाई की गई है और आरोपी पुलिस की गोली से घायल हो गया है। पुलिस के कंधे पर नजर आ रहा ये वही आरोपी है जिसने अपने मकान मालिक की नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, जिसे महिला पुलिस ने बीती रात मिशन शक्ति के तहत मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 23 तारीख को जैसे ही मामला पुलिस के नॉलेज में आया, पुलिस ने तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज करते हुए टीम गठित की और तभी से लगातार राशि की तलाश की जा रही है। हालांकि शुरू में आरोपी ने भागने की कोशिश की, पुलिस पर गोली भी चलाई, लेकिन जब पुलिस ने गोली चलाई तो एक गोली राशिद के पैर में लगी, जिससे आरोपी घायल हो गया। बता दें कि आरोपी ने जिस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया वो मानसिक रूप से कमजोर है। शुरू में वो कई दिनों तक अपने घर वालों को ये बात नहीं बता पाई, लेकिन जब राशिद का दुस्साहस बढ़ता चला गया तो पीड़िता ने घर वालों को जानकारी दी और जब लड़की के घर वालों को इसके बारे में पता चला तो राशिद उन्हें भी धमकाने लगा, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। और अब बात यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां पर देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। मेगा पार्क व्यू अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। आग इतनी जोरदार थी कि अपार्टमेंट में रखा हुआ सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी विकराल थी कि अपार्टमेंट में रखा सारा सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। गनीमत इतनी रही कि आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।
घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तुरंत काबू पा लिया और अपार्टमेंट में फैले धुएं के बीच लोगों को रेस्क्यू किया। कुछ है नहीं लगता। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त फ्लैट की मालकिन बाहर थी, इसलिए आग कैसे लगी इसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस आग से लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जिस जगह आग लगी वो रिहायशी इलाका था। वहीं पंजाब के लुधियाना में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस को एक लावारिस बैग में बम मिलने की खबर मिली और जब पुलिस ने चेकिंग की तो बैग में विस्फोटक भरा हुआ था। गनीमत रही कि टाइमर में खराबी आ गई, जिसकी वजह से विस्फोट नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि विस्फोटक एक नीले थैले में रखा हुआ था, जिसे 2 ग्राहक दुकान में छोड़कर गए थे। लेकिन जब रात को बैग से बदबू आई तो दुकानदार को विस्फोटक होने का शक हुआ। उसने इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने बम निरोधक दस्ते के साथ बरामद थैले को कब्जे में ले लिया। पुलिस को दुकानदार ने बताया कि उसके पास 2 लड़के अटैची खरीदने आए थे और 500 रुपए एडवांस देकर ये कहकर चले गए कि थोड़ी देर में आकर वो अटैची लेकर जाएंगे। लेकिन अपने साथ लाए नीले थैले को वो दुकान पर ही छोड़ गए। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की तो एक संदिग्ध नीले थैले को दुकान के अंदर ले जाता दिखाई दिया। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है और सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों यूट्यूब देखकर बम बना रहे थे और दुकानदार से पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए उसकी दुकान में विस्फोटक रखा था। और अब खबर है हरिद्वार से, जहां पर आपसी विवाद में चली गोली में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस अब घटना की असली वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि युवक की नाजुक हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। अस्पताल के बाहर इकट्ठी भीड़ हंगामा कर रही है। बताया जा रहा है कि थाना पथरी के कटारपुर में पहले 2 पक्षों में किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ और फिर इसी आपसी विवाद में बात इतनी बिगड़ी कि इसने खूनी रूप ले लिया। पूरे विवाद में अचानक गोली चली जो पास में खड़े एक युवक को लग गई। तुरंत ही उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ में जुटी है। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो सावधान करने वाली हैं। सड़क पर चल रहे लोग कब आवारा जानवरों के हमले का शिकार हो जाएं, कोई नहीं जानता। इस बार उत्तर प्रदेश के झांसी से सांड के हमले का एक और वीडियो सामने आ गया है। इस महिला ने पहले सफेद रंग के सांड को डंडे से भगाया और वापस घर की तरफ जाने लगी तो दूसरे सांड ने इस पर हमला कर दिया। सांड ने महिला पर इस कदर हमला किया तो वो कई फीट ऊपर उछली और फिर जमीन पर गिरकर बेसुध हो गई। इसके बाद सांड जैसे ही महिला पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक बाइक सवार गली में पहुंच गया। लेकिन सांड को देखकर वो भी इस कदर घबरा गया कि आगे आने की बजाय पीछे जाने लगा। इधर ये घायल महिला जमीन पर ही तड़पती रही। फिलहाल गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन से भारतीय वायुसेना के जंगी जहाज MiG-21 की विदाई की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। भारतीय वायुसेना आज MiG-21 बाइसन को विदाई देगी। कल MiG-21 फाइटर जेट को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। MiG-21 बाइसन को 1963 से इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। 6 दशक तक वायुसेना की ताकत बढ़ाता रहा और इस फाइटर जेट को चंडीगढ़ एयरबेस से पैंथर्स स्क्वाड्रन से एयर चीफ मार्शल AP सिंह आखिरी बार बादल की सैर कराएंगे और उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भी इसका हिस्सा रहेंगी, उनके साथ मौजूद रहेंगी। और अंतिम उड़ान के बाद पायलट अपने अनुभव और तकनीकी रिपोर्ट फॉर्म 700 में दर्ज करेंगे। आपको बता दें कि इस दस्तावेज को स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर एयरफोर्स चीफ को सौंपेंगे। यही फॉर्म MiG-21 के गौरवशाली इतिहास के अंतिम किताब के रूप में सहेजा जाएगा। तो 62 साल आसमान में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद भारतीय वायुसेना का MiG-21 फाइटर आखिरकार आज रिटायर होने जा रहा है।
ऐसे में आपको बता दें कि साल 1963 में रशिया में बना MiG-21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। पाकिस्तान के विरुद्ध 1965 और 1971 के युद्ध में MiG-21 फाइटर जेट ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। 2019 में ऑपरेशन बालाकोट में भी MiG-21 से भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें तो कई MiG-21 फाइटर जेट क्रैश भी हुए। 2023 में राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 क्रैश में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी और इसके बाद MiG-21 की उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। 62 साल में वायुसेना के करीब 400 MiG-21 विमान हादसे के शिकार हुए हैं, जिसमें वायुसेना के 200 जवान और 60 नागरिकों की जान गई है। लगातार होते हादसों की वजह से कुछ समय बाद उसे फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाने लगा था। देखिए, भूख लगती है तो इंसान हो या फिर जानवर, सब खाना ही खाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसा इंसान देखा है जो खाने में स्टील के बर्तनों को ही खाता है? अगर नहीं तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आई इस हैरान कर देने वाली तस्वीर को आपको जरूर देखना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, पूरे 29 चम्मच। यही नहीं, और सुनिए, 19 टूथब्रश और 2 पेन। अब सवाल यह है कि रोजमर्रा के दिनों में इस्तेमाल होने वाला ये सामान आया कहां से? तो अब जो हम आपको बताने वाले हैं उस पर आपको हैरान होना लाजमी है। तो ये देखिए, इतना बड़ा जखीरा फॉरेन बॉडीज का आपके सामने है, जिसमें 28 मेटेलिक फॉरेन बॉडीज हैं जो चम्मच हैं। आगे का हिस्सा तोड़ करके ये खाता रहा हमको। 21 जो ये हैं प्लास्टिक फॉरेन बॉडीज हैं और 2 ये पेन है। दरअसल 40 साल का सचिन नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था। युवक नशा मुक्ति केंद्र में अपने आप को अकेला महसूस करता तो उसने गुस्से में आकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। सचिन नशा मुक्ति केंद्र में खाने के दौरान बर्तन में मिलने वाली स्टील की चम्मच, पेस्ट करने के दौरान टूथब्रश और केंद्र से पेन उठाकर उन्हें निगल जाता था। यही वजह रही कि सचिन की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी और उसके पेट में दर्द होने लगा। जब डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड के बाद ऑपरेशन किया तो पेट से ये सारा सामान बाहर निकाला, वो भी हैरान रह गए, क्योंकि अपने पूरे मेडिकल करियर में इससे ज्यादा अजीब अब तक उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। जब मेरे पास आया, हम लोगों ने एक्सरे कराया तो उसमें मल्टीपल जो फॉरेन बॉडीज की जो शेडो है वो एब्डोमेन में दिखाई दे रही थी। सीटी हम लोगों ने कराया तो उसमें फर्दर कंफर्म हुआ कि जो फॉरेन बॉडीज हैं वो मल्टीपल हैं और बड़ी बड़ी हैं। अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स की टीम ने सफलतापूर्वक सचिन का पेट का ऑपरेशन कर ये सभी चीजें बाहर निकाल ली। सचिन अब स्वस्थ है और उसे अब अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। देखिए, लोग दीपावली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में आज ही दीपावली जैसा नजारा दिखने लगा है। ये सब कुछ हुआ है बिजली विभाग की नाकामी की वजह से। रात के अंधेरे में नजारा ऐसा है मानो पटाखे फूट रहे हों। बिजली के तारों के हालात ऐसे हो गए हैं मानो आतिशबाजी हो रही है। अभी घरों पर झालर भी नहीं लगी, लेकिन सड़कों पर फुलझड़ियां जलने जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यहाँ कोई दिवाली नहीं मन रही, बल्कि ये बिजली विभाग की लापरवाही की आतिशबाजी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही इस इलाके में बिजली विभाग ने तार बदली थी और अब हालात ऐसे नजर आए। इस घटना के चलते गिलोला कस्बे की बत्ती गुल हो गई। वहीं पंजाब के लुधियाना में 2 नाबालिग दान मंदिर की पेटी से हजारों रुपए चोरी कर रफूचक्कर हो गए। चोरी की ये वारदात मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि चोरों ने पहले सिद्धपीठ महाबली मंदिर का चक्कर लगाने के बहाने दानपेटी की रेकी की और फिर एक कोने में जाकर चोरी की प्लानिंग बनाई। इसी दौरान एक बच्चा पहले किसी नुकीली चीज से दानपेटी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हो पाता तो लोहे की भारी चीज से दानपेटी को तोड़कर हजारों रुपए लेकर फरार हो जाता है। चोरों को हजारों रुपए उड़ाने में सिर्फ 7 मिनट का वक्त लगा। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर समिति ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चों के जरिए चोरी करवाना किसी बड़े चोर गिरोह की साजिश हो सकती है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लॉन्च करेंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए यानी कि 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें, इस नई योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। तो देखिए, बिहार में आज सियासत का सुपर शुक्रवार है। एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। शाह का 10 दिनों में यह दूसरा बिहार का दौरा होगा। अमित शाह आज दोपहर 2 बजे बेतिया में बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं शाम को अमित शाह पटना में बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक भी करेंगे। इस बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी आज बिहार के दौरे पर जा रही हैं। प्रियंका आज मोतिहारी में हर घर अधिकार रैली को संबोधित करेंगी। साथ ही प्रियंका गांधी दोपहर 3 बजे पूर्वी चंपारण के गांधी मैदान में रैली करेंगी। तो वहीं तीसरी तरफ आपको बता दें, तीसरी तस्वीर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी आज बिहार में रहने वाले हैं। सीमांचल की न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। ऐसे में ओवैसी आज पूर्णिया में रोड शो करेंगे। उनका ये रोड शो बरसौनी से शुरू होगा, जो डगरुआ और बायसी होते हुए अमौर विधानसभा तक पहुंचेगा। तो आज सुपर शुक्रवार है, विधानसभा की चुनाव है। ऐसे में आज सियासत का सुपर शुक्रवार बिहार में देखने को मिलेगा। बड़ी रैलियां होंगी, हुंकार नेताओं की तरफ से भरी जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, मेरठ की मुस्कान तो आपको याद ही होगी, जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का मर्डर किया था और फिर उसको नीले ड्रम में पैक कर दिया था। अब जेल में बंद मुस्कान और साहिल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। क्या वजह है, दिखाते हैं आपको। दरअसल मुस्कान और साहिल दोनों ही धर्म और भक्ति की राह पर चल रही हैं। जेल में बंद मुस्कान नवरात्र के व्रत रख रही है। इस दौरान वो जेल में सिर्फ फल और उबले हुए आलू खा रही है। जेल के अंदर से मिली खबरें बताती हैं कि मुस्कान और साहिल सुंदरकांड के पाठ में भी शामिल हो रहे हैं और दोनों हर रोज भजन संध्या में हिस्सा लेते हैं। कुछ दिन पहले ही मुस्कान के प्रेग्नेंट होने की खबर आई थी और अब खबर है कि मुस्कान 6 महीने की गर्भवती है, यानी 3 महीने बाद उसकी डिलीवरी भी होने वाली है। जेल में बंद दूसरे कैदियों से बात करते हुए मुस्कान कह रही है कि वो कृष्ण जैसे पुत्र को जन्म देना चाहती है। इसके अलावा वो जल्द से जल्द जेल से रिहाई की दुआ भी कर रही है। यूं तो देवर और भाभी का रिश्ता बेहद ही खास और मजबूत माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की बड़वानी से आई खबर ने न केवल इस पवित्र रिश्ते को बदनाम किया, बल्कि हैवानियत की भी सारी हदें पार कर दी। जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई थी, उसी बेवफा औरत ने सिर्फ 4 महीने में ही अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। दरअसल पुलिस को 20 सितंबर को इंदिरा सागर नहर में एक युवक का तैरता हुआ शव मिला था। शरीर पर चोटों के निशान थे, लिहाजा पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मृतक की पहचान अजय पंवार के रूप में हुई है, जिसकी 4 महीने पहले इंदौर की छाया के साथ शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक छाया के अपने देवर के साथ ही अवैध संबंध थे। जब ये बात परिवार में पता चली तो विवाद हुआ और लड़ाई झगड़े होने लगे। इसके बाद माता पिता ने अजय और उसकी पत्नी छाया को गांव भेज दिया, लेकिन सुमित और छाया का रिश्ता फिर भी चलता रहा। 19 सितंबर को जब अजय इंदौर आया तो तभी सुमित ने छाया के साथ मिलकर उसको शराब पिलाई और फिर रस्सी लाकर न केवल उसका गला घोटा, बल्कि पत्थरों से वार कर उसकी शक्ल भी बिगाड़ दी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन दोनों का ये जुर्म ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका और आखिरकार पुलिस ने देवर भाभी को अजय की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने भी सुना वो दंग रह गया। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपने ही पिता की हत्या कर दी। नीरज एक प्राइवेट कंपनी में बतौर लाइजनिंग ऑफिसर काम करता था, जो शराब पीने का आदी था। वारदात वाले दिन नीरज ने पहले खूब शराब पी और उसके बाद अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटने लगा। इस दौरान बेटे से पिट रही बहू को बचाने के लिए गुलाब सिंह बीच में आ गए। इसके बाद तो नीरज इस कदर आग बबूला हुआ कि उसने पत्नी को छोड़कर अपने पिता को क्रिकेट बैट से पीटना शुरू कर दिया। हैवानियत की सारी हदें पार करता हुआ नीरज अपने पिता को तब तक पीटता रहा जब तक उन्होंने दम नहीं तोड़ दिया। गुलाब सिंह को अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। फिलहाल पत्नी की शिकायत पर आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों पर एक्शन लगातार जारी और इस बीच जब बहराइच में अधिकारियों ने एक मदरसे पर छापा मारा तो वहां 40 लड़कियां बाथरूम में बंद मिली। अवैध मदरसे का भेद ना खुले, इसके डर से मदरसा संचालक ने इन छात्राओं को बाथरूम में छिपा दिया था, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। मामला पयागपुर तहसील के पहलवारा गाँव का है, जहां लंबे समय से एक मदरसा अवैध रूप से संचालित हो रहा था। इसकी सूचना पर जब एसडीएम पुलिस टीम के साथ मदरसा पहुंचे तो संचालक ने गेट खोलने से ही इनकार कर दिया। काफी देर के इंतजार के बाद जब पुलिस फोर्स को बुलाया गया
तब जाकर मदरसे का गेट खुला और मदरसे के अंदर जो बाथरूम बने थे उनमें 40 छात्राओं को छिपाया गया था। जांच में मदरसा संचालक के पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला, जिसके बाद मदरसे को तुरंत बंद करवा दिया गया।